हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियंस बायोलॉजी हब में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के फर्स्ट पेपर के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे एमजेपी आरयू के कैंपस में या एमजेपी आरयू के किसी भी एफिलेटेड कॉलेज में एमएससी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही रिलायबल वीडियो है, क्योंकि इसमें हम लोग एमएससी से रिलेटेड ही बहुत सारी बातचीत करेंगे और बहुत सारी चीजें फ्यूचर में आने भी वाली हैं। देखिए, आप जानते हैं कि अगर आपने एमएससी में एडमिशन लिया है और आप एमएससी बॉटनी से कर रहे हैं, तो उसमें आपको 4 पेपर्स पढ़ने होते हैं और 4 पेपर्स में जो सिलेबस है वो काफी अलग अलग है, वेरिएबल है और काफी इंपॉर्टेंट भी है आप सभी के लिए। आज हम लोग फर्स्ट पेपर के सिलेबस की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ जेनरिक सी बात कर लेते हैं जो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। क्या बातें हैं? तो देखिए, सबसे पहली बात जो है आपके लिए वो है कि आपके जो एमएससी में जो पेपर्स हैं, उन पेपर्स की इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। कौन कौन से पेपर्स हैं? तो जो आपका पहला पेपर है, डाइवर्सिटी ऑफ एल्गी, फंजाई, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट्स, ये आपका पहला पेपर है। सेकेंड पेपर जो है, डाइवर्सिटी ऑफ टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड पेलियोबॉटनी, ये सेकेंड पेपर है बच्चों। और जो थर्ड पेपर है वो है प्लांट सिस्टमेटिक्स एंड रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी। यानी कि ये जो 3 पेपर आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये तीनों पेपर आपके कंपलसरी पेपर्स होते हैं। इनको आपको एग्जामिनेशन फॉर्म में अपने आप चूज होकर के आ जाते हैं और इनका एग्जाम आपको देना होता है। लेकिन जो आपका चौथा पेपर होता है, लास्ट जो पेपर होता है, उसमें आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, 2 ऑप्शंस मिलते हैं आपको, उसमें से आपको एक चूज करना होता है। पहला ऑप्शन जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 4th पेपर में दिया जाता है वो है माइक्रोबायोलॉजी और दूसरा है इकोनॉमिक एंड इथनोबॉटनी। इन दोनों में से, माइक्रोबायोलॉजी और इकोनॉमिक एंड इथनोबॉटनी में से आपको एक चूज करना होता है। और नॉर्मली बच्चे या कॉलेजेस या कैंपस में इकोनॉमिक एंड इथनोबॉटनी को चूज करने के बारे में राय देते हैं या कहते हैं कि आप यही चूज करिए, क्योंकि इस पेपर में जो मार्किंग रहती है वो अच्छी रहती है और जो सिलेबस का लेवल है वो बहुत काफी अच्छा है, काफी रिलायबल है और पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग पेपर ये माना जाता है। लेकिन आज हमको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पेपर के सिलेबस की बात करनी है और उसके ऊपर ही आज हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पर्पज है आज का कि फर्स्ट पेपर के ऊपर हमको बात करनी है। फर्स्ट पेपर क्या है? फर्स्ट पेपर आप लोग देख पा रहे हैं, डाइवर्सिटी ऑफ एल्गी, फंजाई, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट जो आपका है वो पेपर 1 है और इसी के सिलेबस की बात आज हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 की बात करेंगे जिसमें एल्गी को रखा गया है। तो एल्गी क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, ये बात हमको करनी है। देखिए क्या बताया गया है, इंट्रोडक्शन एंड जर्नल फीचर्स ऑफ एल्गी। एल्गी के का इंट्रोडक्शन आपको यहां पर जनरली पढ़ के जाना होता है और जेनरिक जो फीचर्स होते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है, क्लोरोफिल होता है किस तरह का होता है, लोकोमोशन के लिए क्या क्या चीजें होती हैं, ये सारी जनरल फीचर्स में आपको पढ़ के जानी होती हैं और सिलेबस का इंपॉर्टेंट भाग है। कुछ क्लासेस बच्चों यहां पर रखी हुई हैं एल्गी से रिलेटेड, जैसे कि नाम दिया हुआ है सियानोफाइटा, जेंथोफाइटा, बेसिलेरियोफाइटा, डाइनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा, क्रिप्टोफाइटा, रोडोफाइटा। ये कुछ क्लासेस बच्चों रखी गई हैं यहां पर आपके सिलेबस में और इनसे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आपको पढ़ के जानी है। क्या पढ़ के जाना है कि इनका सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनका थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है और रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज इनकी कैसे होती हैं, कैसे किस तरह से रिप्रोडक्शन इनमें होता है। अब एक बात ध्यान रखनी है, ये जितनी भी क्लासेस यहां पर रखी गई हैं, लिखी हुई हैं, ये किस तरह से पूछी जाती है, ये बहुत खास हो जाता है।
कई सारी क्लासेस हैं और इनमें से 2 क्लासेस का कंपैरिजन करा करके लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं कि मान लीजिए रोडोफाइटा और क्रिप्टोफाइटा का कंपैरिजन करा दिया है थैलस स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज को लेकर के। तो किन्हीं 2 क्लासेस का कंपैरिजन करा करके उनके इन तीनों क्राइटेरिया में से किसी 2 क्राइटेरिया को लेकर के या एक क्राइटेरिया को लेकर के कंपैरिजन कराया जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया जाता है। लास्ट ईयर शायद जो रोडोफाइटा है और क्लोरोफाइटा है इसको लेकर के क्वेश्चन कंपैरिजन का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके इस यूनिट में पूछे जाते हैं। अगला जो टॉपिक है एल्गी से ही रिलेटेड है, क्या है? क्लासिफिकेशन इज प्रपोज्ड बाय R.E. ली, जो कि 2008 में इनके द्वारा पब्लिश किया गया था। ली साहब हैं, इनका क्लासिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है एल्गीज के बारे में। और 2008 में जो इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था वो क्लासिफिकेशन आपको पढ़ के जाना है, पूछा जाता है। लेकिन इसके बियॉन्ड आपको F.E. फ्रिस्ट, जिनको फादर ऑफ वर्ड फाइकोलॉजी कहते हैं, उनका क्लासिफिकेशन भी आपको पढ़ के जाना होगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि उनका जो क्लासिफिकेशन है एल्गी के बारे में वो सबसे रिलायबल और सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन माना जाता है। आगे बात करते हैं बच्चों। आगे देखिए एक टॉपिक रखा गया है एल्गल रिसर्च इन इंडिया। एल्गी को लेकर के कई सारे रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। एल्गी हमारे लिए आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे अलग अलग तरह से हमारे लिए मेडिसिनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, हमारे एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बहुत सारे एल्गीज की रिसर्च जो स्पीसीज होती हैं उनको लेकर के रिसर्च चलती रहती है। तो एल्गल रिसर्च का जो टॉपिक है वो कभी कभी शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है, आप तैयार इसको कर सकते हैं। आगे देखिए हम लोग बात कर लेते हैं एल्गी से ही रिलेटेड कुछ टॉपिक्स और भी रखे गए हैं आपके सिलेबस में। एल्गल कल्चरिंग टेक्निक्स इन द लेबोरेटरी, यानी कि एल्गी जो होता है उसमें उसके जो कल्चर मेथड्स होते हैं, किस तरीके से उसको उगा सकते हैं हम लोग, उसके कई सारे एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरीज में लैब कंडीशंस में चलते रहते हैं। क्योंकि एल्गी हमारे लिए जिस तरीके से आजकल इंपॉर्टेंट बन रहा है, हमारी फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, हमारी एनवायरमेंट की बैलेंसिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसकी कई सारी स्पीसीज को आइडेंटिफाई करके लैब्स में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उनके कल्चर मेथड्स को पहचाना जाता है, उससे संबंधित ये टॉपिक है। आगे देखिए एक बात लिखी हुई है एल्गल बायोफ्यूल, जिसको कह देते हैं शैवाल के जो जैव ईंधन होते हैं उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। इसमें 3 बातें यहां पर लिखी हुई हैं, एल्गल बायोडीजल, बायोएथेनॉल एंड बायोहाइड्रोजन प्रोडक्शन। देखिए एल्गल बायोफ्यूल जो है, क्योंकि एल्गी से आजकल कई सारे ऐसे प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं जो डायरेक्टली ईंधन बना सकते हैं, एनर्जी बना सकते हैं, जैसे एल्गल बायोडीजल है, एथेनॉल है, बायोइथेनॉल है, इसका फॉर्मेशन भी किया जा रहा है। तो एल्गी का बायो फ्यूल के रूप में भी उपयोग किया जाता है। अगर एल्गल बायोफ्यूल का टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपको तीनों चीजें डिटेल में बतानी रहती हैं, लेकिन अगर शॉर्ट नोट में आता है तो किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में पूछते हैं, या एल्गल बायोडीजल को पूछ लेते हैं, बायोएथेनॉल को पूछ लेते हैं, तो सेपरेटली पूछा जाता है तो उसको अलग तरीके से लिखना रहता है। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आपको कलेक्टिव सारी चीजों को बताना होता है। अगला एक टॉपिक रखा गया है एल्गी इन एल्गल ग्लोबल वार्मिंग। एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए एल्गी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ भी है, आपके सिलेबस में दिया गया है, कार्बन कैप्चर इन बाय एल्गी, एल्गल ब्लूम एंड एल्गल बायो फर्टिलाइजर। आप लोग जानते हैं कि दिन पर दिन हमारे एनवायरमेंटल कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। तो बहुत सारे एल्गीज होते हैं जो कार्बन की बैलेंसिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं और उसको ऑक्सीजन में बहुत जल्दी कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए हमारे लिए एल्गी इंपॉर्टेंट है। एल्गल ब्लूम जैसी चीजें होती हैं, आप लोग जानते हैं
बॉलबॉक्स जैसे बहुत एल्गीज होते हैं जो कॉलोनी में रहते हैं और डेंसली किसी वाटर बॉडीज को कवर कर लेते हैं और वो किसी भी वाटर बॉडी में न्यूट्रिशन के लेवल को बहुत अच्छे से मेंटेन करने का काम करते हैं। हालांकि कुछ कंडीशन में एल्गल ब्लूम जो है हार्मफुल भी होता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। और आप लोग जानते हैं एल्गल बायो फर्टिलाइजर के रूप में भी वर्क करते हैं, या नाइट्रोजन फिक्सेशन है या न्यूट्रिएंट साइकिल में भी इनका उपयोग हो जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए एक टॉपिक रखा गया है एल्गल बायोरेमेडिएशन सिलेबस का। ये एल्गी से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, ये शॉर्ट नोट की फॉर्म में कई बार पूछा गया है। एल्गल बायोरेमेडिएशन क्या होता है आप लोग जानते हैं। बायोरेमेडिएशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें इन्वायरमेंट में प्रेजेंट जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं या जो टॉक्सिसिटी का लेवल होता है उसको कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए एल्गी यूज किए जाते हैं। तो बायोरेमेडिएशन कई बार पूछा गया है, लास्ट ईयर भी पूछा गया था, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे देखिए एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है बायो एक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ एल्गी। अब कई सारे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जो कि एल्गी में प्रेजेंट होते हैं, उसकी पूरे जीवन को चलाने के लिए, उसके कॉम्पोजिशन को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि ये जो टॉपिक है बायो एक्टिव कंपाउंड्स ऑफ एल्गी, ये पूछा नहीं गया है लेकिन आपको पता होना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, आगे हम लोग सेकेंड यूनिट पे पहुंचेंगे। अब यूनिट जो सेकंड है बच्चों वो फंजाई से रिलेटेड है। क्या होता है फंजाई? तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन एंड जनरल फीचर्स ऑफ फंजाई को पढ़ना होगा कि फंजाई होता क्या है और उसके सामान्य लक्षण होते क्या हैं। कुछ यहां पर बात लिखी हुई है, देखिए बच्चों क्या बताया गया है कि कुछ ऐसे ग्रुप हैं फंजाई के, या कह सकते हैं आज के समय में उनके लिए फाइलम वर्ड यूज किया जाता है। जैसे कि यहां पर देखिए कुछ ग्रुप या फाइलम के नाम लिखे हुए हैं, मिक्सोमाइकोटा, ऊकमाइकोटा, काइट्रिडियोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा एंड ड्यूटेरोमाइकोटा। ये कुछ ग्रुप हैं फंजाई के, या कह सकते हैं फाइलम है फंजाई के। इनको लेकर के अक्सर क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, जिसमें किसी दो ग्रुप के बीच में या दो फाइलम के बीच में कंपैरिजन किया जाता है कि उनकी मार्फोलॉजी कैसी है, उनमें मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन कैसा है, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर के कंपैरिजन करा करके क्वेश्चन पूछते हैं। और उनमें कभी कभी क्या करते हैं कि जो उनका जो माइसीलियम है उसको लेकर के भी क्वेश्चन बनता है। कंपैरिजन का क्वेश्चन कई बार बना है और पूछा जाता है, लास्ट ईयर भी पूछा गया था। तो यहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है, ये आप याद रखेंगे। आगे देखिए अगला जो टॉपिक है यहां पर सिलेबस में लिखा गया है रिसेंट ट्रेंड्स इन द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। अब कुछ नए ट्रेंड्स आए हैं, जैसे फंजाई के जो मॉलिक्यूलर टॉपिक्स होते हैं, फंजाई का डीएनए कैसा है, उसमें मॉलिक्यूलर मॉर्फोलॉजी को देख करके क्लासिफिकेशन किए जाते हैं। तो कुछ नए ट्रेंड्स ऐसे देखे दिए गए हैं जिनमें फंजाई के अलग अलग लेवल पर उनकी चीजों को एनालाइज करके फंजाई को क्लासिफाई किया जा रहा है। तो ऐसे कुछ रिसेंट ट्रेंड्स हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, शॉर्ट नोट में ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। अगला जो बात लिखी हुई है टॉपिक है फंगल रिसर्च इन इंडिया। फंजाई से रिलेटेड बहुत सारी रिसर्च चल रही है, क्योंकि फंजाई की बहुत सारी स्पीशीज जो हमारे लिए होती हैं एडिबल होती हैं। तो जैसे मशरूम हम लोग खाते हैं, एक सामान्य सी चीज है, फंजाई होता है, लेकिन बहुत सारी फंजाई की ऐसी स्पीशीज होती हैं जो मेडिसिनल इंपॉर्टेंस की होती हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की होती हैं। तो उनसे रिलेटेड रिसर्च होती रहती है, उनको पहचान करके मार्केट में उसके यूज के अनुसार उसका उपयोग किया जाता है। और इस कारण फंजाई की रिसर्च से संबंधित जो है टॉपिक अक्सर पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अगली बात जो लिखी हुई है, अगला जो टॉपिक लिखा हुआ है फंगल कल्चरिंग टेक्निक्स इन द लेबोरेटरी। कई सारे फंगस की अलग अलग उनको उगाने की जो मेथड्स होती हैं
उनका प्रयोग किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उनसे संबंधित लैब के लेवल पर लैब में किया जाता है, जिससे उनको किस तरह से कम समय में अच्छी तरीके से ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ कल्चर किया जा सके, उगाया जा सके, इन बातों पर ध्यान दिया जाता है। आगे देखिए 2 शॉर्ट नोट हैं यहां पर, हेटेरोथैलिज्म और पैरासेक्सुअलिटी। क्या होता है देखिए, ध्यान रखिए, अगर आप इन 2 टॉपिक की पर्टिकुलरली बात करेंगे, हेटेरोथैलिज्म और पैरासेक्सुअलिटी, हर साल आपके एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में अल्टरनेटिव ईयर में पूछा जाता है। एक बार हेटेरोथैलिज्म आता है, एक बार पैरासेक्सुअलिटी आता है। हेटेरोथैलिज्म में आप लोग समझते हैं कि जिसमें हेटेरो का मतलब अलग अलग शेप साइज के जो थैलस होते हैं उनके बीच में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही संबंधित है, तो वो कैसे होता है उसकी बातचीत की जाती है, उसी से संबंधित है। और पैरासेक्सुअलिटी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या कह सकते हैं रिप्रोडक्शन को डिनाई करके जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन होता है, उसको पैरासेक्सुअलिटी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है और लास्ट ईयर भी पैरासेक्सुअलिटी को पूछा गया था बच्चों, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, आगे एक टॉपिक रखा गया है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। और बहुत सारे फंजाई जो हमारे लिए आर्थिक महत्व के हैं, उनका मेडिसिनल इंपॉर्टेंस होता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है। कई सारे फंजाई ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो उनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी आपको पता होना चाहिए, पढ़कर आपको जाना चाहिए। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और आपकी जेनरिक इंफॉर्मेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे जो आपकी 3rd यूनिट है बच्चों, पेपर 1 में जो 3rd यूनिट है वो उसका नाम है लाइकेन। बहुत प्यारा सा टॉपिक है, इसमें आपको लाइकेन का थैलस स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड रिप्रोडक्शन पता होना चाहिए, कलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स पता होनी चाहिए, लाइकेन रिसर्च इन इंडिया के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेन भी आपको पढ़ के जाना होगा। छोटी सी यूनिट है, लेकिन एक क्वेश्चन यहां से या तो शॉर्ट नोट में आता है या तो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। लास्ट ईयर यहां से लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा गया था और शॉर्ट नोट भी आ गया था, यानी कि लगभग 40 नंबर के क्वेश्चंस इसी यूनिट से बन गए थे। और लाइकेन आप लोग जानते हैं ऐसे पौधे का ग्रुप होता है जिसमें एल्गल और फंगल कंपोनेंट यानी कि दोनों की सेल्स होती हैं, दोनों से मिलकर लाइकेन का फॉर्मेशन होता है और दोनों का फंक्शन भी बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर अलग अलग होता है। इस कारण इसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पाई जाती है बच्चों। आप लोग पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें आगे कंफर्म होंगी। इनका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनका क्लासिफिकेशन खास करके जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के आधार पर दिया गया वो आपको पढ़ के जाना है। आपको इसका रिप्रोडक्शन खास करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है लाइकेन का वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ करके जाना है। यहां से क्वेश्चन अक्सर बनता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, आगे हम लोग पहुंच जाते हैं सीधे चौथी यूनिट पर, लास्ट यूनिट के ऊपर, ब्रायोफाइट के ऊपर, इंट्रोडक्शन एंड जनरल फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। अब आप देख रहे हैं चाहे एल्गी हो, चाहे फंजाई हो, चाहे लाइकेन हो, चाहे ब्रायोफाइट्स हो, एक बात आपको जरूर पता होनी चाहिए कि उनका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए और उनके जो सामान्य कैरेक्टर्स हैं वो आपको पता ही होने चाहिए, है ना, वो आपको पता ही होने चाहिए बच्चों, ठीक है ना। और आप लोग जानते हैं ब्रायोफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जो फर्स्ट लैंड प्लांट होते हैं और इनमें इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, इस कारण इनको इम्ब्रियोफाइटा भी हम लोग कहते हैं। आगे देखिए क्या पढ़ना है आपको यहां पर, एफिनिटीज विद एल्गी एंड टेरिडोफाइट। क्या कहा गया है कि क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो ब्रायोफाइट होता है वो टेरिडोफाइट और किसके बीच में आता है, एल्गी के बीच में आता है, तो उसका जो है एफिनिटीज को बताना होता है कि एल्गी के साथ इसमें इसकी क्या समानताएं हैं और टेरिडोफाइट में क्या समानताएं हैं। तो इसका भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आपको टेरिडोफाइट की सॉरी ब्रायोफाइट की बात करें ना, ब्रायोफाइट जो होता है वो एल्गी और टेरिडोफाइट के बीच में आता है। तो ब्रायोफाइट का कंपैरिजन या कह सकते हैं उसकी जो समानताएं हैं एल्गी के साथ में कैसी हैं
टेरिडोफाइट के साथ में कैसी हैं, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे देखिए, अगला जो टॉपिक है यहां पर रखा गया है रिसेंट क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ब्रायोफाइट के जो रिसेंट क्लासिफिकेशन किए गए हैं उसकी मॉलिक्यूलर लेवल पर जो क्लासिफिकेशन खासकर आजकल किए जा रहे हैं उनको लेकर के ज्ञान होना चाहिए। क्वेश्चन ये कई बार नहीं पूछा गया है लेकिन आपको पता होना चाहिए। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर लिखी हुई है, ब्रायोफाइट रिसर्च इन इंडिया। ब्रायोफाइट की रिसर्च जो चल रही है आजकल, क्योंकि भाई बहुत सारी ब्रायोफाइट की जो स्पीसीज हैं वो इंडिया में पाई जा रही हैं, तो उनको लेकर के क्या रिसर्च चल रही है, ये बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और जहां से ब्रायोफाइट यानी कि चौथी यूनिट में क्वेश्चन बनता है वो आपको यहां से, ये मैंने इसको कर दिया है डार्क, ये आपको पढ़ के ही जाना है क्योंकि ये है सबसे इंपॉर्टेंट। तो देख लेते हैं क्या है इसमें। कंपैरेटिव स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गेमिटोफाइट एंड स्पोरोफाइट अमोंग मेजर ग्रुप्स। कौन कौन से ग्रुप्स हैं? मार्केंसियोफाइटा जिसको लिवरवर्ट्स कहते हैं, सीरोटोफाइटा जिसको हॉर्नवर्ट्स कहते हैं, और ब्रायोफाइटा जिसको मॉसेस कहते हैं। ठीक है ना, तो तीनों जो मेजर ग्रुप्स हैं ब्रायोफाइट के, लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स और मॉसेस, यानी कि मार्केंसियोफाइटा, एंथीरोसीरोटोफाइटा और ब्रायोफाइटा, इन तीनों के गेमिटोफाइट स्पोरोफाइट को आपको बिल्कुल रट लेना है। किस तरह का स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट लिवरवर्ट्स में होता है, हॉर्नवर्ट्स में कैसा होता है, मॉसेस में कैसा होता है, कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, उनका एक दूसरे से कंपैरिजन भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन 100% आना है। लास्ट ईयर भी आया था, उससे पहले भी आया था और इस बार भी आएगा बच्चों। ठीक है ना। और लास्ट बात जो आपको पढ़नी है ब्रायोफाइट के बारे में, ब्रायोफाइट इन रिलेशन टू एम्ब्रियोफाइटा एवोल्यूशन, यानी कि एम्ब्रियो जो बनता है, एम्ब्रियो किसमें? ब्रायोफाइट्स में, उसका एवोल्यूशन जो हुआ है, उसका किस तरीके से इवोल्यूशन का क्रम रहा है, उसकी रिलेशन कैसी रही है, ये सारी बातें आपके लिए बच्चों इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपको एमएससी बॉटनी के फर्स्ट पेपर में बहुत ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। सिर्फ आपने जो बीएससी में पढ़ा है, एल्गी आपने बीएससी में पढ़ के रखा है, फंजाई आपने बीएससी में पढ़ के रखा है, आपने ब्रायोफाइट बीएससी में पढ़ के रखा है, आपने लाइकेंस को बीएससी में पढ़ के रखा है, तो सारी चीजें आपको ने पढ़ के रखी हैं। सिर्फ एक बार आपको सही से ध्यान देना है। क्वेश्चन का जो तरीका है एमएससी के लेवल पर वो बीएससी से बिल्कुल अलग होता है। बीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, एमएससी में कंपैरिजन होते हैं, अलग अलग लेवल पर कंपैरिजन करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन का पूछे जाने का तरीका और लेवल अलग होता है एमएससी में, बट जो चीजें पढ़नी है वो बीएससी के ही जैसी हैं आपके, खासकर इस पेपर में। तो सारी चीजें आप सॉल्व कर पाएंगे अगर आप इंडियंस बायोलॉजी हब से जुड़े हुए हैं, तो अब नो डाउट बहुत सारी चीजें यहां से ले पाएंगे, बहुत सारी चीजों का फायदा आपको यहां से मिलेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबा करके कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि आपको आपके अकॉर्डिंग कई सारी क्लासेस हम और हमारी टीम मिलकर के दे पाए। थैंक यू सो मच।